अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायज़ा इमदाद। व्यूअर्स, आज का मौजू एक ऐसा हक है जो शरीयत भी देती है और कानून भी देता है, लेकिन हमारी बहनों को, बेटियों को इसके नाम पर सिर्फ चुप मिलती है। हुमैरा असगर का जो रिसेंट केस है, अगर उसको देखें तो ज़राए के मुताबिक अब ये इंकशाफ किया जा रहा है कि अपनी फैमिली से अलहदगी की वजह भी उनको उनका विरासती हक ना देना था। हमारे माशरे के अंदर बेटियों को, बहनों को उनके विरासती हक से महरूम करना इतना संगीन होता जा रहा है कि अपने विरासती हक को क्लेम नहीं कर पाती वो, लेकिन जब उनकी डेड बॉडी मिलती है तो उनके घर वाले उसे भी क्लेम करने में बहुत वक्त लगाते हैं। ये जुल्म की इंतहा है। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर अली खलील साहब, उनसे जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा असगर का केस रिसेंट केस है हमारी आंखों के सामने। ये बहुत अफसोसनाक ख़बर जब मैंने इसको देखा कि अपनी फैमिली से जो वो अलहदा तौर पर रह रही थी, असल वजह ये थी कि उनका तनाज़ा था विरासती हुकूक का। उनको उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जायदाद नहीं दी जा रही थी। ये क्या मामला था? अच्छा, देखिए कि हुमैरा का केस जो है ये नो डाउट कि हमारे लिए एक दुख का लम्हा तो है, लेकिन उसके साथ ही मैं इसको इस एस्पेक्ट में भी देखता हूँ कि ये लड़की इस मामले में दिलेर साबित हुई है। कम अज़ कम लड़ रही थी। बिल्कुल, वो लड़ते हुए जहाँ भी जिस भी अंजाम को पहुँची, दैट्स अ सेपरेट इशू, लेकिन कम अज़ कम उसने आवाज़ उठाई और उसने मुतालबा किया। हमारे यहाँ तो यहाँ पे अभी तक हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ मुतालबा भी नहीं करती कि जो हमारा शरई और कानूनी हक है, जो हमारा आइनी हक है, कम अज़ कम हमें फराहम कर दिया जाए। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये था कि ये जो हुमैरा है ये सेलिब्रिटी थी, नोइंग वुमेन थी, हमारे सामने आई। सवाल उठता है ना, सेलिब्रिटी थी, हाँ, लोगों में मकबूल थी, इंडिपेंडेंट थी, अपने हक के लिए फाइट करना जानती थी। हमारी जो बहनें बेटियां हैं, हाँ, वो कैसे हक क्लेम करें जब एक इतनी वेल नॉन खातून के साथ ही हो? दिस इज द पॉइंट कि हमारे यहाँ बेतहाशा खवातीन ऐसी मरती हैं, और कुछ वो हैं जो अपनी मौत मर जाती हैं, कुछ वो है जो अपने अंदर अंदर मारी होती है, डेली घुट के मर जाती हैं और डेली बेसिस पे जंग लड़ रही होती हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़े अफसोस की बात यह है कि जंग जो है, इसमें जो सामने आपके मुखालिफ खड़ा होता है वो और कोई नहीं होता, वो आपका भाई खड़ा होता है, वो आपका बाप खड़ा होता है। और अक्सर औकात मैंने देखा है कि भाइयों के बैक पे आपकी माँ खड़ी होती है। हमारे केस में भी काफ़ी हद तक ऐसा मामला रहा कि जहाँ पे अपोजिट साइड पे पूरी की पूरी इसकी फैमिली मौजूद थी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी ना सिर्फ ये शरई कवानीन की खिलाफ वर्जी है, हमारी आइनी भी खिलाफ वर्जी है। सबसे बड़ी बात ये हमारी अखलाकी पस्ती का सबूत है कि हम अपनी सगी बेटी को, सगी बहन को उसके उस हक से महरूम करते हैं जिसमें कुरान ने सख्ती से हुक्म दिया, जिसमें हमारा कानून इस पर सख्ती से हुक्म देता है कि हम किसी सूरत उसको उसकी जायदाद से महरूम नहीं कर सकते। जायदाद से महरूम नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर लड़कियों को आग कर दिया जाता है, डिसऑन कर दिया जाता है। क्या शरीयत और कानून दोनों इसका तहफ़्फ़ुज़ देते हैं? आग का कॉन्सेप्ट हम नहीं समझ पाए। अच्छा, आग का कॉन्सेप्ट कौन कहता है कि अगर वो हम अपनी औलाद को, बेटी को आग कर देंगे तो उसको विरासती जायदाद में हिस्सा नहीं देना पड़ेगा? हिस्सा उसका जो प्रॉपर्टी है उसका फिर भी इंटैक्ट रहता है। अच्छा, वो अपनी हिस्सेदार किसी भी टाइम पे हिस्सा मांग सकती है। हिस्सा हम दे रहे होते हैं। हमने देखा बाप जो बेटे को भी कर देता है, बेटी को भी करता है। कुछ केसेस में बेटे को किया जाता है, कुछ में बेटी को किया जाता है। क्या बेटे को भी जायदाद से रोकते हैं फिर? क्या कभी ऐसा भी नजर में आया कि बेटे को आग कर दिया और उसकी प्रॉपर्टी उठा के बेटी को दे दी हो? ऐसा तो कोई केस हमारे सामने नहीं आता। तो बेटियों को ही आग करके बेटों के नाम पे क्यों की जा रही है? क्वेश्चन ये है। दरअसल मैं इसके लिए बड़ा सख्त लफ्ज़ एक यूज़ करता हूँ। तो हमारी ये बेईमानी और हमारी एक बेगैरती का सबूत होता है कि हम अपने घर की बेटी और बहन को विरासती जायदाद देते हुए हिचकिचाहट महसूस करते हैं। अभी तक हमारे दिमागों में पता क्या है, हम ड्रामाज में भी देखते हैं कि प्रॉपर्टी से डिसऑन कर दिया जाता है औलाद को, और स्टिल कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट है हमारे जहन में कि अगर माँ बाप चाहे तो वो अपनी औलाद को बेदखल कर सकते। नहीं कर सकते। बेदखल से मुराद उनका जो विरासती जायदाद का हक होगा उसका इंटैक्ट रहेगा। आप लिमिटेड शेयर तक तो कर सकते हैं, हम कंप्लीटली उसको राइट्स उसको नहीं कर सकते, उसको शरीयत ने दिया हुआ है। आप इसको आज के दौर में डिटरमिन कैसे करेंगे? वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अब लगा लेंगे कॉन्सेप्ट आ गया। आप डिटरमिन कैसे करेंगे? क्या आपकी मर्जी चलेगी? तो क्या इसके कोई पैरामीटर्स हैं, इसके कोई असूल हैं, कवानीन, कुछ भी नहीं है ही नहीं है। तो अगर तो अपनी मर्जी के मुताबिक करना है, या अगर किसी को हमने महज इसलिए बेदखल करना है कि वो बेटी अपनी विरासती जायदाद का हिस्सा मांग रही थी हमारी, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। ये जस्ट इग्नोरेंस है। और असल में अपने बेटों को नवाजने की एक साजिश होती है, एक प्लान होता है। हुमैरा के साथ जो कुछ हुआ, हमने सुना है कि इस केस में भी जो उनका भाई था, जो सबसे छोटा भाई था, वो डोमिनेंट था इस मामले में, और वो चाह रहा था कि उनको जायदाद से हिस्सा अभी तक रिपोर्टेडली उसके 2 भाई थे, दोनों से बड़े थे। उन 2 में जो छोटा था वो ज्यादा डोमिनेटेड था, और उसकी मेन मंशा थी कि जो प्रॉपर्टी थी उस तक ना पहुंचे। अभी तक रिपोर्टेडली ये है। अच्छा, ठीक है, बाकी मजीद इसमें हकायक खुलेंगे तो बातें सामने आएंगी। अब होता क्या है मिस के ये एक हुमैरा की स्टोरी नहीं है। मैंने पहले भी बताया, ये हुमैरा की स्टोरी नहीं है।
हमें यहाँ पे, क्योंकि आज के दौर में प्रॉपर्टीज की वैल्यूज ऊपर चली हैं, अब हमारे जहन में कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम बहन को विरासत जायदाद देंगे, इट्स मीन कि हमारे घर से करोड़ों या लाखों की अरबों की चीज घर से बाहर चली जाएगी, खानदान में जा रही है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, बल्कि बदकिस्मती की बात यह है कि इसमें हमारे तमाम के तमाम हर तरह के तबकात मुलविस हैं। अच्छा। इसमें सिर्फ ये हुमैरा का घराना, हम कहें जी कि वो शोबिज़ में चली गई थी, दैट्स द रीजन, फिर देता कौन है? आप क्योंकि वकील हैं, आपके तो 100 तरह के मामला था, ऐसे लोगों से आपका वास्ता भी पड़ता है, तो ज्यादातर केसेस जो है वो किस नौयत के आपको देखने के मिलते हैं? अगर विरासती जायदाद के बारे में जब मैंने कैंपेन स्टार्ट किया से 2-3 साल पहले, वो मजबूरी के तहत स्टार्ट की थी। अच्छा। जब मैंने देखा था कि हमारे यहाँ पे तो 95% लोग, और बिलीव मी, उसमें दाढ़ियों वाले, उसमें बड़ी नेक बातें करने वाले, उसमें इमामा पहनने वाले, फिर उसमें बड़े बड़े लिबरल, बड़े पढ़े लिखे, गाँव वाले, शहर वाले, देहाती, सब मुलविस हैं। और कोई भी यहाँ पे अपनी बेटी को यहाँ तो विरासती जायदाद देता ही नहीं है सिरे से। जो देता है वो एज पर मेरिट नहीं देता, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी देता है। फॉर एग्जाम्पल, बेटे को प्रॉपर्टी आती है 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की, बेटी को देंगे 20 लाख की, 15 लाख की, 25 लाख की, अब वो भी फौरन नहीं देनी। हाँ जी। बेटे को एक और बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग फ्रॉड होता है, वो ये है कि बेटे को जायदाद वालिदैन अपनी ज़िंदगी में उसके नाम पे कर देते हैं, ताकि कल को वो बाप के नाम पे ना रहेगी और ना कल को बेटी विरासत में उसको क्लेम कर सकेगी, क्योंकि जो विरासत क्लेम होती है वो आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर होती है। तो जब आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर के नाम पे प्रॉपर्टी ही नहीं होगी तो बेटी क्लेम कैसे करेगी? लिहाजा होशियारी ये करते हैं कि प्रॉपर्टी बाप अपनी ज़िंदगी में ही या एक सेल करता है, दूसरे परचेज करता है, डायरेक्टली बेटे के नाम पे कर देता है, ताकि बेटी कल को विरासती जायदाद में हिस्सा ना मांग सके। अब इस तरह बेटे को चलेगी 1.5 करोड़ की, 2 की, 3 की, उसके बरक्स बेटी को देंगे जो देने वाले हैं, जो मैं कह रहा हूँ 5-10% लोग देते हैं, वो देंगे 5 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की, और फौरन ही रो दो के कुछ किस्तों में दे देंगे। कुछ ऐसा भी हुआ कि प्रॉपर्टी सेल हुई 92 में, 1995 में, और 2023 में, 24 में, 25 में आके हिस्सा दिया जा रहा है। कहा जी उस टाइम पे प्रॉपर्टी 5 लाख की सेल हो गई थी, आपका 60,000 रुपया बनता है, तो ये लो भी आपका 60,000। अनफॉर्चुनेट है कि अल्लाह ताला ने, ठीक है, और तो कोई इमोशनल बनाया है, लेकिन इस इमोशनल होने के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल करना, ये एक बहुत अजीब बात है। उनको कहा जाता है कि तुम्हारे पर मैके के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। माँ बाप अगर नहीं रहते तो भाइयों की तरफ से ये एक प्रेशर होता है, भाभीियों की तरफ से ये प्रेशर होता है। ये प्रेशर लेने में जो मेन जुर्म है वो खवातीन का खुद है, माजरत के साथ, उनका नहीं है। देखिए, अगर भाई, एक अक्सर ये हम जुमला सुनते हैं जी, पंजाबी में कहते हैं पढ़ा रख ले जायदाद रख ले। हाँ, ऐसा ही है। यहाँ पे जो बहन होती है इमोशनली ब्लैकमेल होती है, और वो कहती है मुझे तो भाई चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए। अगर बहनें भी एक काउंटर क्वेश्चन भाई से करें कि तुम बता दो तुम्हें बहन इंपॉर्टेंट है या प्रॉपर्टी, इट्स मीन कि तुम्हें प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा इम्कान है कि वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो बहन क्यों छोड़ती है? एंड बिलीव मी, अगर कोई लाखों के प्रॉपर्टी के पीछे भाई आपको ये बात कह रहा है, वो भाई ना आपका आ जाए ना वो कल आपके साथ मुखलिस है। तो बहनें खुद मौका देती हैं और खुद ब्लैकमेल होती हैं, फिर वो सोचती हैं जी कि हमारा भाई छूट रहा है, इससे बेहतर है कि हम लोग प्रॉपर्टी छोड़ दें। तो वो भाई क्या भाई है जिसको आपको अपनी जायदाद दे के भाई रखना पड़ रहा है? तो ये दो, बाकी आवाज़ें तो बहुत सारी उठती हैं। मेरे के केस के बाद मैं खासतौर पर कहूँगा, हमारे यहाँ बहुत सारी आवाज़ें उठती हैं खवातीन के हकूक़ के लिए, ये है। असल में जो हमारे खुद भी तो अपने हुकूक जाने ना। दो जुल्म जो पाकिस्तान में है जिससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते, और बहुत बड़ी तादाद में है। एक, हम लोग अपनी बेटी को, अपनी बहन को विरासती जायदाद में हक देने के लिए तैयार नहीं है, किसी सूरत तैयार नहीं, कोई तबका तैयार नहीं है। दूसरा, हम अपनी बेटी और बहन को उसकी मर्जी के साथ शादी करने का हक देने के लिए तैयार नहीं है। हुमैरा के मामला रिपोर्टेडली दोनों मामला मुलविस थे, दोनों चीज़ें मुलविस थी, और ये दो ही जुर्म है, ये दो ही हमारी माशरे की बदतरीन बुराइयाँ हैं जो हम लोग देने के लिए तैयार नहीं, जबकि उनको शरी, आईनी, कानूनी हक मौजूद है कि वो जिससे चाहे शादी करे, जिसको पसंद है उससे शादी करें। यहाँ पे भी अपनी झूठी अनाएं, अपनी ज़ात बरादरियाँ, अपनी ब्लैकमेलिंग दरमियान में ले आते हैं। और दूसरी तरफ जब वो अपनी जायदाद का अगर मुतालबा करती हैं या आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर इमीडिएटली उसकी प्रॉपर्टी उसके हवाले कर दी जाए, यहाँ पे भी हम अपनी झूठी अनाएं ले आते हैं। फिर तीसरी चीज़, हम लोग बड़ी दीदा दिली से कहते हैं जी हमने तो जहेज दे दिया था, तो अब इसके जायदाद में किस बात का ऐसा ही है जी, हमने शादी पे इतना पैसा लगा दिया, तो अब कौन से हुकूक? यहाँ पे फिर मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि क्या हमारे यहाँ बेटों की शादियाँ मस्जिदों में जाके होती हैं? अगर बेटे के वलीमे पे और बड़ी पे मल्टीपल मामला कमाते हैं ना, ऐसा नहीं होता। आपकी शरीयत, क्या आप शरीयत को ये बात कहेंगे? अल्लाह देखें कि सूरह निसा आयत नंबर 10 में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने वहाँ पे विरासत जायदाद को बताया कि किस तरीके से, किस रेशो से तकसीम होगी। वेरी नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दूदुल्लाह हैं, इनके करीब भी मत जाओ। बिल्कुल ऐसे। और जो इनकी खिलाफ वर्जी करेगा उनके लिए दर्दनाक अजाब है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। ये कुरान का फैसला है। तो हम लोग उनको कैसे अल्लाह ताला को जस्टिफिकेशन देंगे कि बेटे खुद कमाते थे तो इसलिए हमने उसको कर दिया?
बेटा अगर खुद कमाता है अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा, उसकी जायदाद तो कमा रही है, वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही है। अच्छा, इसमें बड़ा एक नुकता हमें समझना पड़ेगा। बेटा जो खुद कमा रहा है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, बहन उसमें से हिस्सा नहीं मांग रही। बहन को हिस्सा मिलना उसके बाप की जायदाद में से, जो उसके बाप की प्रॉपर्टी है, उसका बेटी की कमाई से कोई ताल्लुक नहीं है। माँ बाप पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है? वो अपनी जिंदगी में ही जायदाद का फैसला कर लें। अच्छा देखिए कि यहाँ पे एक बदकिस्मती जो है ख़वातीन वाली साइड से बहुत बड़ी ये है कि ऐसे तमाम केसेस में आप देखेंगे कि ये माएँ अमूमन वो बेटों के पीछे खड़ी होती हैं। हाँ, माओं की हमदर्दी अपने बेटे के साथ होती है। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस 100% ये रहा है। डेटाबेस की बुनियाद मैं 100% कह रहा हूँ, अभी तक मेरे हाथ से कम क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि ठीक है लड़कों की तरफ होता है माओं का, लेकिन बहुत सारी ऐसी खातीन भी होती हैं जो अपने भाइयों के घर भी बर्बाद कर देती हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में। मैं यहाँ पे माँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे माँ जो है वो हमेशा अपने बेटे को सपोर्ट करती है और वो चाहती है कि मेरी जायदाद, जो घर की जायदाद है हमारी, जो मेरे शोहर की जायदाद है, वो मेरे बेटों तक जाए, मेरी बेटियों तक ना जाए। अगर जाए तो जस्ट इतनी चली जाए कि कल को मुझे रिश्तेदारों में ये ना कहना पड़े कि मैंने अपनी बेटियों को ज़्यादा नहीं दी, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द फॉर्मेलिटी थोड़ी बहुत उनको दिलवा दूँ भी हमदर्दी में, जैसे हम लोग नौजुबिल्ला ज़कात दे रहे हैं, फतराना दे रहे हैं किसी बेटी को। तो हमारी माएँ इस जुल्म में बराबर का शिकार रहती हैं। आप देखिए कि जो भी करंटली हुमैरा का इशू था, इसमें भी सेम यही इशू था। अभी तक रिपोर्ट ले ली था कि माँ की सपोर्ट बेटों के साथ रही है, बेटी के साथ नहीं रही। मैं फिर से कहूँगी, हर घर की कहानी है। हर घर में जहां जायदाद के इशू आएगा, माँ को बेटों के पीछे खड़ी हुई देखेंगी, हालांकि माँ खुद एक औरत है। अली साहब, ये अगर इसको थोड़ा सा लीगल पर्सपेक्टिव में देखें तो हुमैरा पढ़ी लिखी भी थी, इंडिपेंडेंट भी थी, माशरती मसाइल को भी बखूबी समझती थी, सही गलत को भी। उसके बावजूद वो लीगली तौर पर किस तरह से फाइट कर रही थी अपने हुकूक के लिए, ताकि जो आम खातीन घर में बैठी हुई हमें देख रही हैं वो कुछ सीख सकें, वो समझ सकें। अच्छा देखिए कि आज के दौर में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस इशू के लिए फाइट करना चाहते हैं, टफ नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। इसमें हमारे पास 3-4 रास्ते मौजूद होते हैं। हमारे पास सिविल लॉ मौजूद है, हम लोग सिविल कोर्ट से जाकर रुजू कर सकते हैं। नंबर 2, हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि इनहेरिटेंस के ऊपर बर्ड्स पर्सन की अदालतें कायम कर दी, जो कि पंजाब में भी मौजूद है, फेडरल लेवल पे मौजूद है। आप वहाँ पे जाएंगी, आपको किसी इवन लॉयर की भी जरूरत नहीं है, आप वाइट पेपर पे एप्लीकेशन मूव करती हैं। अच्छा, देन बर्ड्स पर्सन विद इन 6 मंथ्स, लॉ में कहा गया कि विद इन 6 मंथ उस डिस्ट्रिक्ट का जो कंसर्न डीसी है, डिप्टी कमिश्नर है, उसके थ्रू आपको आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेके देगा। अच्छा। नंबर 3, एक बहुत अच्छी चीज़ जो शायद हुमैरा को मालूम नहीं थी, या वो भी हमारी इस माशरे की झूठी शर्म में रह गई, वो ये है कि हमारी जो फौजदारी कवानीन है, PPC पाकिस्तान पिनल कोड में एक सेक्शन ऐड किया गया जिसके तहत अगर कोई भाई अपनी बहन को विरासती जायदाद से महरूम रखता है तो बहन उसके ऊपर FIR का अंदराज करवा सकती है, जिसके अकॉर्डिंग उसको 10 साल की कैद है और 10 लाख रुपए जुर्माना है, और एंड ऑफ ऑल उसको जो बहन की हिस्से की प्रॉपर्टी वो फिर भी देनी पड़ेगी। अब इशू क्या है? इशू ये है कि बहनें यहाँ पे भाइयों के खिलाफ FIR का अंदराज करवाती नहीं है। एंड ऑफ ऑल हुमैरा जैसे उन्हें इमोशनली एक्सप्लॉइट किया जाता है कि अब तुम क्या घर वालों को, भाइयों को अदालतों में घसीटोगे। हो भैन ने भरा ते पर्चा करा देता है, उन्हें भरा अंदर करा देता है, तो सोचती है मेरा माशरा मुझे क्या आगेगा। एंड ऑफ ऑल हुमैरा जैसे केसेस शुरू में बेतहाशा आएंगे, अब पर्चा ना कर, मर जाए, घुटके मर जाए, आपकी लाश को नाउज़ुबिल्लाह कीड़े लग जाए, जो भी जिस भी सिचुएशन में मर गई ना हुमैरा, तो मर गई, सिर्फ मरी नहीं है, बहुत दर्दनाक मौत है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि अगर वो जायदाद नहीं दे रहे थे भाई, तो बहन के पीछे पहुंचे इतने मंथ्स में, यही तो सबसे बड़ी सफाकी है। तो ये नाश पे नहीं पहुंच सके, वो जिंदा पे पहुंचते थे, क्या वो जिंदा को पूछते थे? क्वेश्चन ये है, नहीं पूछते थे। एंड ऑफ ऑल आपको अपने राइट की जहाँ खुद ही लड़नी है और खुद ही मरना है। तो लिहाजा अब मैं कहता हूँ इस केस के बाद अगर कोई भाई इस बात के इरादा कर चुका है, आपको नहीं लगता कि इस तरह के वाकयात और केसेस को देख के जो हमारी सोसाइटी में प्रैक्टिकली हो रहा है, हमारा तो अपने ख़ानदान, अपने फैमिली मेम्बर से एतबार उठता चला जा रहा है। हम एज सोसाइटी क्या सोचेंगे? अच्छा मैं बताता हूँ, इसमें फैमिली मेम्बर से एतबार हमारा इसलिए उठता जा रहा है कि हमें कुछ अवेयरनेस आ रही है। हम अवेयरनेस की नज़र में देखते हैं कि जो हमारा राइट है कम अज़ कम हमें वो तो दे दें। अब आपको अगर मुतालबा करना पड़ता है अपने भाई से कि भी जो मेरे वालिद की विरासती जायदाद मुझे उसमें हिस्सा दे दिया जाए, आप अगर वो मांगती हैं तो आपका रिश्ता नहीं रहता भाई के साथ, अगर वो नहीं मांगती फिर वो रहेगा एक फॉर्मेलिटी के दिखावे का रिश्ता रहेगा। हमारी जो माएँ थी, हमारी जो बड़ी ख़वातीन, हमारी दादी थी या नानी थी, ये तमाम की तमाम वो ख़वातीन थी जिनको सब कॉन्टिनेंट में रहते हुए अपने भाइयों से विरासती जायदाद में हिस्सा नहीं मिला। ठीक है, और शायद यही वजह थी कि उनके रिश्ते भी चलते रहे। अब इस रिश्ते को अगर तो आप चलना कहते हैं तो सॉरी, मैं इसको चलना नहीं कहता। इसका मतलब हमारी माएँ बहनें अपने रिश्ते बचाते बचाते मामरे मजबूरी निभाती रही हैं। ऐसा ही है, बस वो निभा रही थी।
अदरवाइज आज के दौर में मैं अपनी मदर को कहूँ कि अपने भाई से मुतालबा कर दें, मैं अपनी मिसेस को कहूँ कि अपने भाई से जाके मुतालबा कर दें, मैं अपनी मुतालबा करना, हाँ वो नहीं करना चाहेंगे ना। ओबियसली हमें दोनों एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा। हमें तरबियत बहन की भी करनी पड़ेगी, क्या मुतालबा कर लें, दूसरी तरफ माओ को बाप को भाई की भी करनी पड़ेगी। की भी नौबत आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, जो उसका राइट है वो उसका राइट है, मुतालबे की नौबत नहीं आनी चाहिए। अक्सर ऐसा भी होता है कि जो बहनें बेटियां वेल ऑफ घर में जिनकी शादी हो जाती है तो उनको ये कहा जाता है कि अच्छा खासा तो खा पी रही हो, घर बार है, और क्या चाहिए तुम्हें, अब भी तुमने अपने जो है वो विरासती हक के ऊपर नजर रखी हुई है। ये कितना अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, अब आप दूसरी तरफ आए कि अगर भाई बहुत अच्छा कमा रहा हो और भाई अरबों रुपए कमाना शुरू कर दे तो क्या उसका बाप उसके प्रॉपर्टी में अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देता? ओबियसली देता है। अगर भाई सेटल हो जाए तो उसको फिर भी हिस्सा मिलेगा। बहन सेटल्ड हो गई है तो यहाँ पे हमारी कहा जाता है कि औरत का घर नहीं होता। वो अगर वो खुद कमा रही है या उसके शोहर क्या है तो उसका शोहर क्या है, वो फिर भी बेचारी उसको क्लेम करते डरती है। खुद आप ये देखिए, अगर बहन खुद करोड़ों भी कमा रही है, महीने के करोड़ रुपया भी कमा रही है पाकिस्तान में रहते हुए, उसकी जो विरासती जायदाद वो 1 लाख रुपये है, जस्ट 1000 रुपये 500 रुपये है, तो आप देने के फिर भी पाबंद है। मास वही है कि खुद माफ़ ना कर दें। सही। मैं इस तरफ भी आता हूँ, फिर वो कहते हैं जी बहन ने तो खुद माफ़ कर दिया था। भाई अक्सर कहते हैं ना, पहले उसके बाद जाते हैं तो सानू खुदा वास्ते माफ़ कर दे। ये बड़ा एक जुमला, फिर वो जो पंचायत बैठती है वो भी कहती है कि भरा ना अल्लाह वास्ते माफ़ कर दे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई पंचायत और जरगे के फैसले अदालत में भी चलते हैं। अच्छा, एक अगर तो हमने उसको स्टाम्प पे किया और इस हद तक किया, उसकी आपकी एग्रीमेंट है और आप उसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग ये फाइनल है हमारी तरफ से, और आपकी इसमें बाकी ही विल शामिल है, आपके गवाह मौजूद है तो उसमें चल सकते हैं। लेकिन इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा कि ये जो बहनें छोड़ती हैं जायदाद, ये छोड़ती नहीं है, इनसे छुड़वा ली जाती है। तो क्या कानून शरीयत इस चीज को इंश्योर करती है कि वो प्रेशर में ऐसा करें? 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। आपको ऐसे तो डालते हैं, आपके स्टाम्प पेपर, आपके डॉक्यूमेंट्स बड़े बड़े हैं जी, देखो बहन ने आप जायदाद छੱਡ दी थी, बहन से छुड़वाई नहीं जाती, बहन छोड़ती नहीं, बहन से छुड़वाई जाती है और हम उसके इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। और बिलीव मी, ब्लैकमेल इस तरीके से किया जाता है कि मेरे पास एक केस था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात था। तो मेरे पास केस था, उसमें बाप की डेथ के बाद बहन ने भाई से मुतालबा किया जायदाद का। अच्छा। अब वो जो लड़की थी उसका मामू और उसका भाई मेरे पास ऑफिस में मौजूद थे, और उसने बड़ी अजीब बात की एक भाई ने। अब हम कोशिश कर रहे थे कि इनके आउट ऑफ द कोर्ट हम लोग एडीआर के थ्रू उनके मामला सेटल करा दें। उसके भाई ने बात की, साडा बाप है कहता सी कि जो धी भैन जायदाद हिस्सा मंग लग पे ना, वो समझो बगैरत हो गई। अस्तगफिरुल्लाह। और ये वर्ड हमारे यहाँ अमूमन यूज़ किया जाता है कि जी जो बेटी या बहन अपनी जायदाद में हिस्सा मांग रही है, वो समझो वो नौज़बिल्लाह वो बगैरती कर रही है। वो बगैरत नहीं है जो उसका हिस्सा खा के बैठ गया, वो बगैरत नहीं है जो आउट ऑफ द वे जाके प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे लगा गए, वो बगैरत नहीं है जो 30 साल बाद उसको पुराने रेट पे प्रॉपर्टी की मालियत दे रहे हैं, लेकिन बगैरत वो है जो अपना शरई कानूनी हक मांग रही है। तो इस शक की बुनियाद पर भी उसको गलत कहा जाता है कि हो सकता है कि इसके ससुराल वालों ने ही ये हक खाना हो। हाँ, ये बिल्कुल कहा जाता है, वो कल को खा जाएंगी ये वो। देखिए कि आज के दौर में अगर कानून उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा भाई की तरफ से, तो कानून उसको दूसरी तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ देता है। कोई बेवकूफ़ नहीं है कि कोई भी उसे अंगूठे लगवा के उसकी जायदाद ले जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसका शोहर और उसका ससुराल वाले उसका हक ना खा जाएं, इसलिए हम खा जाएंगे, बेहतर फिर हम खा जाएं। भी उसका हक उसके हवाले कर दें, उसको ट्रेन कर दें। दूसरी बात है, अगर आपको अपनी बहन पे, अपनी बेटी पे इतना एतमाद नहीं है कि कल को अपने विरासत जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत कर सकती है, फिर भी तो आपकी तरबियत पे क्वेश्चन है ना कि आपने उसको इतना भी मैच्योर नहीं किया। अगर वो इतनी मैच्योर हो चुकी है कि आपने उसकी शादी कर दी, अपना घर संभाल रही है, वो अपनी प्रॉपर्टी भी संभाल सकती है और आपके बेटों से बेहतर संभाल। अली साहब, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं ना, ये बहुत अलमनाक है ये बात कि कल को वही बहन जो होती है ना, अपने वालिदैन के मरने के बाद उस भाई के जो बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, अपने भतीजे भांजे जो होते हैं, उनके आगे भी वो भीख मांगने पर मजबूर होती है। इतना उसको डिपेंडेंट रखा जाता है इस मामले की। कल अभी हम इसी केस के ऊपर वर्किंग कर रहे थे, मेरे दोस्त ज़ियाब साहब सफदराबाद से, गाँव का वाक़या, उनसे अपने केस शेयर कर रहे थे। बहन ने शादी के बाद अपने वालिद की जायदाद में से हिस्सा मांगा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, कुछ अरसे के बाद वो बेबा हो गई, उसके शोहर की डेथ हो गई। तो भाइयों ने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि शी इज़ इनसेन, ये पागल है, और उन्होंने कोर्ट से 1 साइड डिग्री ली। अच्छा। डिग्री लेके उसको पागल डिक्लेयर करवा के केस अपने हक में करवाया। और मैं उनकी बात सुन के हैरान था कि आज के दौर में हम लोग अपनी सगी बहन को सगे भाई खुद से इनसेन, पागल डिक्लेयर करवा रहे हैं। किसके लिए? ज़मीन के एक टुकड़े के लिए। मशवरे भी वकील ही देते हैं। अच्छा, वकील अगर इस बात पर मशवरा देता है ना, तो मैं समझता हूँ कि वो भी जुल्म की इंतहा करता है। लेकिन मैं दूसरी तरफ भी आता हूँ, वकील के पास मशवरे लेने वाले जाते हैं,
मैं फिर भी इस बात को 1% जस्टिफाई नहीं करूँगा। अगर कोई वकील ऐसा कर रहा है तो वो अपनी कब्र में जहन्नुम की आग भर रहा है और इंतहाई गलत कर रहा है, लेकिन उसके पास मशवरा लेने के लिए भी जाया जाता है। मुझे कोई वकील आके मशवरा दे ना कि मैं गलत काम करूँ, मैं तो नहीं करूँगा। मेरे पास अपनी भी तो कैपेबिलिटी है ना, मुझे कोई आके जो मर्जी मशवरा दे तो मैं क्यों करूँगा। मेरी विल होगी, मैं चाह रहा हूँ मुझे आप कोई ऐसा रास्ता दिखाओ, तो मेरी विल होगी, मुझे ये नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा, वो नहीं दिखाएगा, गलत बंदा दिखा देगा। लेकिन अगर मेरे अंदर बुराई की ही मैं जुस्तजू में चल पा रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं से जुस्तजू का हासिल मिल जाएगा। अभी आपने गांव का एक केस बताया, ज़्यादातर ये रूरल एरियाज में होता है या अर्बन साइड पे, शहरों में? ये बिल्कुल नहीं है। आज से 3-4 साल पहले तक मैं भी ये कह सकता था कि देहातों में शायद ज़्यादा, शहरों में नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैं कहीं पे भी कोई भी अपनी विरासती जायदाद में से बेटी बहन को देने के लिए तैयार, उसका हक देने के लिए तैयार नहीं है, शहरों में भी देहातों में भी। इस मामले में हम किसी मखसूस तबके की बात नहीं, सब हैं। इस मामले में हम सब का ज़मीर मर चुका है और इस मामले में माजरत के साथ हम सब बेगैरत हो चुके हैं। कैसे गैरत दिलाई जा सकती है? गैरत इस तरह दिलाई जा सकती है कि इस तरह दिलाई जा सकती है कि बहनों को ये समझना पड़ेगा कि हम जो अपने बाप की जायदाद में हिस्सा मांगते हैं, डेट्स ओवर राइट, वो हमारा हक है और हम गलत नहीं कर रही अपना हक मांगते हुए। और हक मांगते हुए जो हमारे पास कानूनी चाराजोई मौजूद है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और अगर इसमें भाई छूटता है तो 1000 दफ़ा छूट जाए, कोई ABC कोई पर्सन छूटता है 1000 दफ़ा छूट जाए। हम अपना शरई और कानूनी और आइनी हक मांग रही हैं, तो लिहाजा और सोसाइटी को भी ऑन द अदर हैंड ये समझना पड़ेगा कि राइट पे अगर वो है और वो अपनी एक्चुअल राइट मांग रही है, हमारा असगर तो अभी चूंकि इसका मामला हल नहीं हुआ, कत्ल है या खुदकुशी है या तबाही मौत मरी, ये तो वक्त ही बताएगा। इवन मैं ये कहता हूँ कि आपके तो जब यहाँ पे पंचायत भी लगती है ना, तो वो लगती सिर्फ इसलिए है कि कमज़ोर को दबा दिया जाए और उसको अपना हक छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए। हमारे यहाँ पंचायतों का जो मेरे सामने है वो सिर्फ एक ही मकसद होता है। मैंने कभी नहीं देखा कि भाई तो बना लेते हैं इस तरह अदालती कार्रवाइयों से, मामलात से भी कोई ना कोई रास्ता बना लेते हैं कि किसी तरह बहन को जो है वो बेदखल कर दिया जाए विरासत से। लेकिन विरासती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या, ख़वातीन के लिए क्या कानूनी मदद है? अच्छा देखिए कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ इस पर, आपके पास तमाम लीगल फोरम्स पे ख़वातीन की विरासती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया है। पाकिस्तान में आज के दौर में अगर कोई खतून ये कहती है कि मेरे पास कानूनी इमदाद या इसका कोई रास्ता मौजूद नहीं है, तो इट्स मीन कि उसको अवेयरनेस नहीं है। अदरवाइज आपके लॉ में इसको स्पेसिफिकली अमेंड करके बहुत स्ट्रीमली इसको एक्सप्लेन कर दिया गया और इस पर जुडिशरी को भी पाबंद किया गया कि एज सून एज पॉसिबल इसको डिसाइड करें, इसको ऑन द प्रायोरिटी बेसिस डिसाइड करें। फिर इवन ऐसे केसेस जो 40-50 साल पुराने इंतकाल थे, हमने देखा वो भी टूट गए हैं, जहाँ कोर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि 40 साल पहले 50 साल पहले ये विरासत जायदाद की तकसीम हुई थी और उसमें बेटी को महरूम किया गया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं अगर औरत हूँ और 1970 में 75 में 80 में जाकर कोई विरासत जायदाद तकसीम हुई थी, मेरे नॉलेज में अब आया है 2025 में अगर आ रहा है, तो विद इन 3 ईयर जब मेरे नॉलेज में आएगा, मैं उसके बाद 3 साल के अंदर अंदर उसको क्लेम कर सकती हूँ जब मेरे नॉलेज में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नॉलेज में आने में बहुत सारी रुकावटें भी तो होती है ना। देखिए एनजीओ इस मामले में मैदान में कूदती है, फंडिंग भी बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन बात वही है कि अवेयरनेस उस बहुत बड़े तबके तक नहीं पहुंचती जो मुतासिरीन की है। मैं ये समझता हूँ कि शायद एक और ये रेशोज बजाय घटने के ये फिर बढ़ती जा रही है। एक तो इस टॉपिक को हमें अपने सिलेबस में शामिल कर देना चाहिए और हर बहन बेटी को पता होना चाहिए उसके पास पाकिस्तान में क्या क्या कानूनी चाराजोई मौजूद है, उसको आइन और कानून क्या हक देता है। दूसरी, इस पे अभी तक हम वैसी वर्किंग नहीं कर पाए जो एक नेशनल लेवल पे होनी चाहिए थी कैंपेन की, कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे गाँव में, देहात में, हमारे शहरों में, हर जगह और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर मेनली वर्किंग करनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट ख़वातीन को अब बता दे कि उनको क्या क्या हकूक़ और उनके क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात उनको फराहम कर दिए गए हैं, कौन कौन सी अदालतें कायम कर दी गई हैं, उसका तरीका कर क्या। जैसे आपने आज इसका एहतमाम किया इस पॉडकास्ट का कि चलें एक हुमैरा के केस ही हम बैठे, इसमें मैं समझता हूँ इन रूटीन बातें चलेंगी और फिर जाके शायद कि 2-4-5 साल लगेंगे अभी मज़ीद इस पर वर्किंग में। कुछ मामला बेहतर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, आज 2025 में मामला पहले से फिर भी बहुत बेहतर है। अली साहब, बहुत सारी पढ़ी लिखी ख़वातीन भी हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, आपको लगता है कि वो मुकम्मल तौर पर अवेयर है अपने हकूक़ के हवाले से? नहीं, मैं अभी भी ये समझता हूँ कि हमारी ख़वातीन बल्कि हमारे तमाम शहरी अपने बेसिक राइट से अवेयर नहीं है। और दूसरी बात ये कि अवेयर होना और फिर अपने उन राइट्स को यूटिलाइज़ करना दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। अगर कोई ख़वातीन अवेयर है भी, देखिए ना, मेरा ख्याल है कि हर खातून को पता होगा कि विरासत जायदाद में उसका हिस्सा बनता है, ये तकरीबन हर खातून को पता, किसको नहीं पता। और हमारा जो है कि जो बहन को कितना मिलेगा, लाइक पाकिस्तान में भी और बल्कि पूरी दुनिया की इस्लामिक कंट्रीज में जहाँ जहाँ मुसलमान बैठी हुई हैं, इवन सिखों में भी, सिखों में तो बल्कि हाफ हाफ है कि हाफ बहन को जाएगा हाफ भाई को जाएगा। हमारा ग्लैदर इशू है। तो हमें मालूम है कि हमारा राइट है,
हमें कानून ने, लेकिन जुर्रत नहीं कर पाती। हाँ, हम जुर्रत नहीं, हम आवाज़ नहीं उठा पाते। नंबर 2, हम लोग सोसाइटी के प्रेशर में आ जाते हैं। और नंबर 3, आपके यहाँ के, मैं समझता हूँ हमारे माशरे के रिश्ते चलाने में, रिश्ते निभाने में जो रोल है वो जस्ट ख़वातीन का ही है। अगर मर्द के रोल पे आए तो शायद हम लोग रिश्ते वैसे ना निभा पाएँ, अभी तक नहीं निभा पाए। आपके यहाँ पर रिश्ते चल रहे हैं, इसमें आप मर्द होकर ये बात कर रहे हैं। हाँ, मैं पूरी तरह, मैं जानता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, पूरे होशो हवास में मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे रिश्ते चलाने में और निभाने में बहुत सारे मर्द होंगे जो आपकी बात से ऑफेंड होंगे। नहीं, आप इस पर फैक्ट चेक कीजिए। ये हमारी माएँ थी, हमारी बहनें ही थी जो रिश्तों को निभाती रही हैं। अगर हम मर्दों पे आ जाती शायद रिश्ते वैसे ना निभाते हैं। और ये विरासत जायदाद का इशू अभी तक जो चल रहा है, अब आके, लेकिन मैं बदकिस्मती इस पर बड़े जोर दे के मैं कहता हूँ कि आपका जो हक है उसको मांगना शुरू कर दीजिए, इससे पहले कि कल को कोई खतून मांगे और उस खतून को का ये मुतालबा बुराई समझा जाए। उसका ये मुतालबा बुराई इसलिए समझा जाता है कि बाकी खवातीन नहीं मांगती, 99 नहीं मांग रही, अगर 100वीं खतून मांगेगी तो कहेंगी ये गलत कर रही है। तो इसलिए अगर सब मांगना शुरू कर देंगी और अपना कानूनी हक मांग रही होंगी, फिर जब कि मांगेगी, बल्कि आपको मैं समझता हूँ शायद मांगने की भी नौबत ना है। वो जो आपने बात की, हाँ, वो जो आपने बात की है कि नौबत ही क्यों आती है, फिर इंशाल्लाह मांगने की नौबत भी नहीं आएगी। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। एक आखिरी चीज़ मैं जानना चाहूँगी, आग करने के हवाले से आपने बताया कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना शरीयत में ना कानून में, लेकिन होता है सोसाइटी में, आग कर देते हैं, बेदखल कर देते हैं। वो कहते हैं हम कोई वो वसीयतनामा टाइप लिख देंगे कि भाई तुम हमारे प्रॉपर्टी से निकल गए हो। अगर ऐसा कुछ हो जाता है किसी बहन बेटी के साथ, तो वो किस तरह इसके लिए लीगली फाइट करें? अच्छा, देखिए कि आप 100% किसी को भी आग नहीं कर सकते कि मैं कहूँगा मेरी प्रॉपर्टी में 100% लात को अपने बेटे या अपनी बेटी को निकाल दूँ। वो आप उसको निकाल नहीं सकते। जैसे उसको पता चलता है कि मुझे मेरा विरासत जायदाद में हक नहीं दिया जा रहा, भाई उसे मुकर रहे हैं, तो फिल फोर। अच्छा, इसमें होता क्या है, एक मैं सिर्फ इससे पहले मैं कर दूँ, वैसे तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, बाप की डेथ के बाद कंप्यूटराइज एक सिस्टम है जिसके तहत बहन की जो जायदाद होती है उसके नाम पे इंतकाल होती है। ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पे 2-3 चीज़ें करते चलाकी से। अगर तो बहन अनपढ़ है, जो हमारे सबब में जिस तरह होता है, उसे अंगूठे वगैरह लगवा के तो उससे वैसे ही धोखे से ले लिया जाता है। नंबर 2, इमोशनल कर दिया जाता है। नंबर 3, उसको कहते हैं प्रॉपर्टी हमें दे दो, तुम कहाँ संभालती फिरोगी। उसको फिर बड़े नॉमिनल से अमाउंट देकर 1 करोड़ रुपए की चीज़ों को 2-4-5 लाख रुपए दे दिया, तो इस तरह अपने नाम पे करवा दिया। हम जो लूप होल्स हैं, जो कबाहते हैं कहीं ना कहीं हमारे कवानीन में, हम उनका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर उनको समझती हैं कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ज़्यादती हुई है, तो उसको फिल फोर या तो सिविल कोर्ट में रुजू कर देना चाहिए। ठीक। और नंबर 2 पे उसको अम्बड्सपर्सन में रुजू करना चाहिए, जिसका ऑफिस लाहौर में मौजूद है, इस्लामाबाद में, वो बड़े शहरों में मौजूद है। वो वहाँ पे जाकर रुजू करे और वहाँ पे अपनी जायदाद की डिटेल बताए कि ये मेरी डिटेल है, ये मेरे वालिद की प्रॉपर्टी थी और भाई मुझे उसको देने से इनकारी है, लिहाजा मेरा हक जो है मुझे फराहम किया जाए। अली साहब, आपने भी अपनी बहनों को दे दिया हुआ है प्रॉपर्टी से हिस्सा? मैं आपको इसमें बड़ा क्लियर बताता हूँ। मेरी वालिद साहब की 3 बहनें थी। अच्छा। मैं अपने वालिद साहब को सबसे पहले उनको मैंने देखा कि वो अपनी आउट ऑफ द वे जाकर जो राइट था उसे भर के ही मैंने उनको हमेशा करते हुए देखा। ये हमारी तरबियत में हमारी चीज़ आई। अल्लाह की तरफ से करना ऐसा था कि मेरी बहन नहीं, हम 3 भाई हैं। अच्छा। फिर अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी दे दी, माशाल्लाह। फिर मैंने अपनी मिसेज को भी इस बात में मैंने ख़ास तौर पर तकीद की, मैंने इसमें रिटर्न में कहा कि किसी सूरत कहीं मैं, चूँकि हम भी ओबियसली पाकिस्तान में रहने वाले हैं, कहीं मेरी डेथ के बाद भी अगर कोई ऐसी हो जाती है कि चीज़ें ऐसी ना सामने आए, कल को मेरी ही बेटी को महरूम कर दिया जाए। और मैं ये समझता हूँ, मैं पूरे होशोवास में रिकॉर्ड करवा के जा रहा हूँ, अगर मैं अपनी बेटी को विरासत जायदाद से महरूम रखता हूँ और मेरे मरने के बाद मेरी बेटी मेरी कब्र पे भी आके ठुडा मार देना, तो उसका राइट है, वो गलत नहीं करेगी। तो मैं इस बात को खास तौर पर। अच्छा, ये चीज़ जहन में आ रही है, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर दादा की प्रॉपर्टी से वो जो बच्चे होंगे, क्या वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं? अच्छा, देखिए कि इसमें हमारे यहाँ 2, दादा से भी और नाना से 2 तबकात में हम तकसीम हो जाते हैं शरई लिहाज से भी। अच्छा। एक तबका ये कहता है कर सकते, दूसरा तबका कहता है जब चेन टूट जाती है तो आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये कौन से तबके हैं? ये शरई एतबार से शरई एतबार से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें एक उनके पास एक राइट मौजूद होता है दादा के पास कि वो इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, बाप अपनी हिबा करना, वो गिफ्ट कर सकता है। और मैं ये समझता हूँ अखलाकी तौर पे आपको कर देना चाहिए। अगर देखें कि एक बच्चा जो आपका पोता है या आपकी पोती है वो यतीम हो रही है ना, तो उसकी जायदाद उस तक पहुँचना उसका हक है, और आपका उसके साथ जो मोहब्बत है, जो उल्फत है, वो आपके बेटे की निशानी है। लाइकवाइज फॉर नवासा नवासी। यस, उसमें भी ऐसे ही है। अगर माँ की डेथ हो जाती है तो जो नवासे हैं वो डायरेक्टली नहीं मांग सकते, लेकिन उनका राइट तो है ना, अखलाकी तौर पर तो देखे तो उनको बनता है, तो आपको इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट उनको देना चाहिए। लेकिन अगर आप, मैं फिर से कहूँगा, अपनी बेटी को नहीं दे रहे तो नवासों को आपने कहाँ से देना? बहनों को जिंदगी में नहीं मिलता तो फिर मरने के बाद क्या, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। और आ जाकर बात जो है ना वो अखलाकियात और तरबियत पर आती है। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, जहाँ तक हम ये सोचते हैं ना कि अपनी बहनों और बेटियों को हमें शर्म, हिजाब और गैरत जो है वो सिखानी है, वहाँ उनकी तरबियत करना भी बहुत ज़रूरी है। तो
जहाँ शर्म की ज़रूरत है वहाँ पर शऊर की भी ज़रूरत है। अपना विरासती हक़ जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए बहनों बेटियों को, और भाइयों को भी इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। कितना खा लेंगे, कितना बना लेंगे इस दुनिया में। अल्लाह ताला ने जो किसी शख्स का हिस्सा या हक़ मुकर्रर किया है, वही बात है कि हुदूदुल्लाह को क्रॉस करोगे तो फिर तुम सख्त पकड़ में आओगे। भाइयों को 2 हिस्से मिलता है, भाइयों को 2 हिस्से मिलते हैं, उसके बावजूद ये लालच है। ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।